दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, इस समय यदि देखा जाए तो कोरोना महामारी का प्रकोप जो है सभी दूर व्याप्त है और इस पर हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम लॉकडाउन का जो नियम है उसका पूरा पूरा पालन करें और जो तमाम सावधानियां हमें जो विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही है उन सावधानियों को हम अपनाते हैं तो। और जाहिर सी बात है दर्शकों कि जब हम सावधानियों को अपनाएंगे तो काफ़ी कुछ सावधानियां ऐसी है जो हमारे आपसी व्यवहार से संबंधित है। यदि खेती किसानी की हम बात करें तो खेती किसानी में भी कुछ काम ऐसे हैं जिनमें हमको सावधानियों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कोरोना या कोविड-19 जो है वो हमारे खेतों में भी जो है पहुंच सकता है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हम अपने खेती किसानी के जो काम हैं उनको करें। इसके साथ ही साथ वो तमाम सावधानियां बरतें, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना या फिर साबुन से धोना और कम से कम उनको 20 सेकंड्स तक तो धोना ही है। 20 सेकंड से ज़्यादा देर तक धोएं तो और अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ घर में रहें या खेत में जाएं या बाहर कहीं भी जाएं तो जो मास्क होता है उस मास्क का प्रयोग हमें ज़रूर करना है। यदि मास्क नहीं है तो हम जो हमारे घर में जो तौलिया होता है, गमछा होता है, उसको भी जो है अपने सिर पर लेकर और अपने मुंह पर ज़रूर बांधें। इस तरह की जो सावधानियां हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं उन सावधानियों का पालन हम करेंगे तभी जो है हम कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। और कोशिश हमारी यही है कि हम धीरे धीरे जो है इस ओर बढ़ते जा रहे हैं कि कोरोना जो महामारी है उस पर हम पूरी तरह से विजय प्राप्त करने में सफल होते जा रहे हैं। बस ज़रूरत है कि हम जो है अपना जज्बा कायम रखें और तमाम सावधानियों का हम पालन करें। किसान भाइयों, खेती किसानी में इस समय काफ़ी कुछ ऐसे काम हैं जो हमें ज़रूर करने हैं, क्योंकि यदि वो काम समय पर नहीं हो पाएंगे तो शायद हमें उत्पादन नहीं मिल पाएगा, भरपूर उत्पादन नहीं मिल पाएगा। हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो यही कहते हैं कि यदि हमारे किसान भाइयों को हम जो सलाह देते हैं वो सलाह यदि वो मानते हैं, अपने खेतों में उन सलाहों को आजमाते हैं तो ज़रूर भरपूर लाभ भी मिलता है और उत्पादन भी उन्हें भरपूर मिलेगा। आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर लवेश कुमार चौरसिया जी को, जो कि वैज्ञानिक है, उद्यान के विशेषज्ञ है, कृषि विज्ञान केंद्र होशंगाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं। चौरसिया साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनी जी। डॉक्टर चौरसिया जी, देखिए इस समय एक तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना जो कोविड-19 है उससे जो है लोग जूझ रहे हैं, तमाम तरह की सावधानी हमें रखना है। इसके साथ ही साथ हमारे ग्रामीण भाइयों को, खेती किसानी करने वाले जो हमारे किसान भाई हैं उनको जो है अपने खेती किसानी के कार्यों को भी नियमों के अनुरूप संपन्न करना है। तो आप ये बताएं कि किस तरह से वो जो है अपने कामों की शुरुआत करें। जी, जैसे हम देख रहे हैं अभी कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है, तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे जो भी वो फल सब्जी का तोड़ाव कर रहे हैं तो हाथ में दस्ताने पहन के करें, ताकि संक्रमण फैलने की संभावना फल हो या सब्जी हो या फूल हो उसमें ना हो। और जब वो बाज़ार में लेके आएँ तो मुंह पे मास्क या गमछा बांध के आएँ। और अभी हमने देखा है कि जैसे जो कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, फावड़ा है, खुरपी है, यदि एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं तो उनको भी धोने के बाद दूसरा यदि श्रमिक इस्तेमाल करता है या घर के उनके सदस्य भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि उन यंत्रों को साफ करके अच्छे से इस्तेमाल करें तो हम संक्रमण को कम कर सकते हैं। इसी तरह खेत में हम देखते हैं निदाई गुड़ाई का कार्यक्रम होता है, तो यदि एक क्यारी से तीसरी क्यारी में यदि दूसरे श्रमिक बैठता है तो भी जब हम जो कहते हैं सामाजिक दूरी का पालन हो सकता है और खेती के काम में भी हम संक्रमण को कम कर सकते हैं। सही बात है। तो किसान भाइयों, हमें सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना है कि जब हम चाहे घर में हों या फिर अपने खेतों में जाएं तो जो एक दूसरे से जो डिस्टेंस हमें बनाना है, दूरी बनाना है, यानी कि जो 2 गज दूरी बनाकर जो काम करने की बात है तो उसको जो है ज़रूर मेंटेन करना है, उसको ज़रूर हमारे व्यवहार में लाना है। और भी कहते हैं ना कि धीरे धीरे जो है समय के अनुसार जो है हम जो है इस महामारी के अभ्यस्त होते जा रहे हैं और हम अपनी दिनचर्या में भी काफ़ी कुछ बदलाव कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, जो मास्क की बात है तो यदि हम खेतों में काम करते हैं तो वहाँ पर भी मास्क का उपयोग करना है हमें। हाँ, यदि वो घर में बने हुए सूती कपड़े मास्क का प्रयोग करें तो सबसे अच्छा है, या मेडिकल स्टोर पे जो मास्क मिलते हैं उनमें से कई मास्क ऐसे होते हैं जो केवल एक बार उपयोग करने लायक होते हैं, तो उससे किसान भाइयों की लागत बढ़ती है। तो बेहतर है कि वो घर में अपने सूती कपड़े का मास्क बनाए और उसको बनाए और उसको पहने, वो धोने के बाद फिर से उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि यदि मेडिकल स्टोर्स भी सिंपल मास्क ला रहे हैं तो उसको एक बार प्रयोग करने के बाद डस्टबिन में फेंकना पड़ता है
और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे किसान भाइयों ने अभी देखा है कि लॉकडाउन के समय में फूल फल सब्जी बेचने में भी उनको कई समस्या आई। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना है कि आज के समय में व्यक्तिगत एक किसान है, इस तरह की कोई आपदा आती है तो अर्थव्यवस्था में उसको भी नुकसान होता है और किसान भाइयों की लागत में भी नुकसान आता है। तो यदि किसान एक समूह बनाए, जिसको हम आज के समय में कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कई किसान भाई मिलकर एक समूह बना लें, जो फल वाले किसान ने फलों का एक समूह बना लें, सब्जी वाले किसान सब्जी वालों का समूह बना लें। हम देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी अधिनियम में भी बदलाव किया है। बिल्कुल। जिस तरह हम देखते हैं दूध वाला घर घर सप्लाई करता है। हाँ। यदि किसान भाई नेटवर्क बनाए और शहरी क्षेत्र में जो उनके आसपास का क्षेत्र है वहाँ उपभोक्ताओं को जोड़ें और घर पे उनके सब्जी प्रदान करें, तो बाजार में बिचौलियों को जो उनको पैसा देना पड़ता है उससे भी उनकी बचत होगी और उनको सब्जी का अच्छा भाव प्राप्त होगा। इसी तरह जो उपभोक्ता हमारे शहरी क्षेत्र की सब्जी यदि लेते हैं तो उसको ध्यान रखना, घर में जो बेकिंग पाउडर होता है जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं, उसके घोल में आधे घंटे सब्जी को भिगो के रखना है, उसके बाद ही उसको पकाने में उपयोग लेना है, ताकि यदि बाजार में कई तरह से हाथों से घूम के यदि वो सब्जी आई है तो उसमें संक्रमण की जो संभावना है वो खत्म हो सकती है। तो शहरी उपभोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद की चीज़ है। और किसान भाई जो लॉकडाउन में अभी हम देख रहे थे कई प्रकार की फसलों को बेचने में उनको दिक्कत आ रही थी, उनको भी अच्छा बाजार मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो किसान भाइयों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें जो है वो तमाम सावधानियां रखनी है, और फिर कहा भी गया है कि जो हमारे देश के किसान हैं वो एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और यदि हमारे किसान भाई जो है समुचित व्यवस्था करते हैं, सारी चीज़ें जो है लाकर शहरों में देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको वो तमाम जो है मानकों का पालन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों, इस समय यदि खेतों की हम बात करें तो अभी जो हमारी जो रबी की फसलें हैं वो प्राय कट चुकी है, फसलें निकल चुकी है। गेहूं, चना या दूसरी फसलें वो निकल कर जो है मंडी में भी पहुंच रही है अब धीरे धीरे, लेकिन फिर भी खेतों में जो है जो खाली पड़े खेत हैं उनमें कुछ ना कुछ तो हम बो सकते हैं। चौरसिया साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस समय यदि हमारे किसान भाई जो खाली खेत हैं उनमें कुछ लगाना चाहे तो कौन सी फसल लगा सकते हैं वो? हाँ, जिन किसान भाइयों के खेत में गन्ने की खेती करते हैं, जी। गन्ना इस समय अच्छी हाइट पकड़ लेता है, तो बीच की खाली जगह में धनिया लगा सकते हैं वो, क्योंकि इस समय गर्मी में धनिया की आवक कम हो जाती है। इस समय किसान भाई धनिया लगाएंगे तो उनको बाजार में भाव अच्छा मिलेगा। और जैसे जो मक्की की फसल जिनके पास है, हाँ। जहाँ उनके पास छाँव की व्यवस्था है, शेड नेट है या पॉली हाउस है, उसमें तो खेती कर सकते हैं। लेकिन खुले खेत में जो किसान भाई खेती करते हैं, चाहे वो गन्ने की खेती कर रहे हो या मक्के की खेती कर रहे हो, उसके बीच की खाली जगह में यदि धनिया की कुछ कतारें लगा लेते हैं तो बाजार में इस समय धनिया का भाव उनको अच्छे से मिलेगा। और इस समय हम देखते हैं जायद का जो महीना चल रहा है, तो गर्मी के मौसम में बेल वाली सब्जियों का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन बेल वाली सब्जियों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। जी। इस समय हम देखते हैं गर्मी के मौसम में प्याज ज़्यादा लगती है, तो चाहे वो लौकी हो, चाहे कद्दू हो, चाहे ककड़ी है या तरबूज है, खरबूज है, जितनी ये बेल वाली सब्जियां हैं इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। यदि इनका हम इसमें उपयोग करें तो, क्योंकि ये गर्मी का मौसम में इनकी बढ़वार अच्छी होती है, तो इन फसलों को यदि हम लगाते हैं तो अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल। तो चौरसिया साहब, हमारी बातचीत बहुत बढ़िया चल रही है और जाहिर सी बात है हमारे किसान भाई हमारी बातचीत को सुनकर जो है ज़रूर वो जो है लाभ उठाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, विराम के बाद पुनः हम मिलेंगे। सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया।
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में पुनः दर्शकों आपका स्वागत है। चौरसिया साहब यहाँ पर बैठे हुए। डॉक्टर चौरसिया जी, जो अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि इस समय खाली खेत पर है तो उनमें जो है फसलें लगाने का, तो आपने बताया कि ये फसलें हमारे किसान भाई ले सकते हैं, जैसे धनिया है या दूसरी फसलें ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि जायद की फसलों में खासतौर से देखा जाए तो जो कद्दू वर्ग की फसलें हैं, ककड़ी है, करेला है, टिंडा है, लौकी है, जी तो ये जो है आजकल बाज़ार में भी बहुत आ रही है। हमारे किसान भाइयों के खेतों में भी काफ़ी कुछ जो है इसकी उपज इस समय जो है आ रही है। लेकिन कुछ कीट व्याधि का जो है प्रकोप इन फसलों में देखने को मिल रहा है, इन सब्जियों में देखने को मिल रहा है। तो आप बताएं कि यदि कुछ कीट हैं या कुछ बीमारियां हैं तो इनको रोकना है तो इस समय क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? इसमें मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हम यदि एकीकृत कीट प्रबंधन का इस्तेमाल करते हैं, यानी शुरू से फसल में पीले नीले कार्ड लगाते हैं, चिपचिपे कार्ड, इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, तो ना केवल हमारी खेती में लगने वाली लागत को कम कर सकते हैं, बल्कि जो हमारा उत्पाद उत्पन्न होता है वो भी कम रसायनों का इस्तेमाल करने से अच्छा उत्पाद उत्पन्न होता है, तो बाज़ार में उसका जो उपभोक्ता ग्रहण करते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। तो डायरेक्ट हमें रसायनों का इस्तेमाल ना करते हुए आज के समय में कई साधन इस तरह के आ गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र होशंगाबाद से हमने आसपास के नज़दीकी किसानों को इनका प्रदर्शन भी किया है जी। और जैसे उपलब्धता उनको नहीं हुई इन साधनों की तो हमने इसको भोपाल से उपलब्ध करा के भी उनको दिया है। तो जो भी किसान चाहें, जो महानगरों के आसपास के क्षेत्रों, इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, तो वो शहर से इन साधनों को बुला सकते हैं। आज के समय में तो हम देखते हैं अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इन पे ये साधन उपलब्ध हैं। तो जो किसान भाई चाहें तो नज़दीकी क्षेत्र में कम से कम तहसील स्तर का क्षेत्र है तो उनको भी ये साधन मिल सकते हैं। तो यदि हम एकीकृत कीट प्रबंधन का साधन करें और यदि जैविक कीटनाशकों में जैसे हम बात करें नीम तेल है, या हम जो गोबर की खाद के उत्पाद बनाते हैं, कई तरह के सूक्ष्म जीवाणुओं का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे खेती में होने वाली लागत को भी कम कर सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, कोशिश हमारी यही रहती है कि हमारी जो लागत है वो कम हो और हमारा उत्पादन बढ़े। और जहाँ तक जैविक जो उपाय हैं उनको अपनाने की बात है तो हमारे प्रदेश के ज़्यादातर जो अच्छे बड़े किसान भाई हैं उन्होंने जो है जैविक जो तरीक़ों को अपनाया है और भरपूर उन्होंने उत्पादन लेना शुरू कर दिया है। बस कोशिश यही है कि हम जो है हमारे अंदर कुछ भ्रम होता है, जैसे कि कई किसान भाई ये सोचते हैं कि हम जैविक उपाय अपनाएंगे तो शायद उनको नुकसान हो जाए, तो ये भ्रम को हमें निकालना है। हाँ, नहीं, इसकी तैयारी क्या शुरुआत से करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं अंग्रेजी दवाई है तुरंत असर करती है, होम्योपैथिक या हम आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो लंबा समय लगता है। तो जैविक साधनों का इस्तेमाल करना है तो शुरू से करना पड़ेगा। ये नहीं कि कीड़ा दिखा हमने उस समय जैविक साधन का इस्तेमाल किया, हमने जब फसल लगाई उसी समय से जैविक साधनों का इस्तेमाल करेंगे तो हम फसल को आगे अच्छे से बचा पाएंगे। इमीडिएट हम सोचेंगे इसका रिजल्ट मिलना है तो उसमें कम से कम 10-15 दिन का समय लगता है। बिल्कुल। तो हमें वो तैयारी पहले से रखनी पड़ेगी ताकि हम पहले से इस्तेमाल करेंगे तो हम पौधों पे होने वाली हानि को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। किसान भाई, इस समय यदि फल वृक्षों की हम बात करें तो आम के वृक्षों में जो है आम लगे हुए हैं, कैरियाँ लगी हुई है, इसके साथ ही साथ और दूसरे जो फल वाले वृक्ष हैं, अमरूद की बात करें तो अमरूद में भी इस समय प्रूनिंग या कटिंग के कार्य किए जा सकते हैं। दूसरी फसलों में भी कई सामयिक कार्य हम जो है फलदार वृक्षों में कर सकते हैं। चौरसिया साहब, इस समय जो फलदार वृक्षों की स्थिति है वो क्या चल रही है? जी, अभी जो अमरूद के पौधे हैं इनकी कटाई का उपयुक्त समय है जी। अमरूद की पौधों में क्या होता है, जब हम कटाई छटाई करते हैं तो नई शाखाएं निकलती हैं, उन पर नए फल फूल आते हैं तो ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। इसी तरह बेर के पौधों में भी ये कटाई छटाई का समय है। और नींबू में इस समय क्या होता है, फल झड़ने की समस्या आती है। तो 2,4-D एक जो रसायन आता है, इसकी हम 10 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोल बना के यदि छिड़कते हैं तो नींबू के फलों को झड़ने से रोका जा सकता है। इसी तरह हम आम को देखते हैं, आम में भी जब उसका मटर आकार का फल होता है, यदि उस समय हम प्लानोफिक्स एक केमिकल बाज़ार में मिलता है जो ग्रोथ हार्मोन होता है, उसकी 4.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें तो आम के फलों को भी झड़ने से रोका जा सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन इनका शुरुआत से ध्यान रखना पड़ेगा। हमने कहा मटर के आकार का फल, मटर से बड़ा हो गया तो फिर वो रसायन काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह हम देखते हैं आम के पौधों में झुमका रोग लगता है या मिलीबग का प्रकोप होता है, तो आम के तने के चारों तरफ हम प्लास्टिक की जाली लगा के उस पर ग्रीस पोत देते हैं ताकि मिट्टी से जो उसके लार्वा निकलते हैं वो ऊपर पौधे पे तने पर नहीं चढ़ पाते। तो बिना रसायनों के इस्तेमाल से हम पौधों में रोग बीमारी से बचाया जा सकता है।
बिल्कुल। तो इस तरह से किसान भाइयों, आप जो है फलदार जो वृक्ष हैं उनमें जो है डॉक्टर चौरसिया जी ने उपाय बताए वो उपाय ज़रूर अपनाएं, ताकि जो है आपका उत्पादन आपको भरपूर मिले। किसान भाई, इस समय यदि खेतों में अवशेषों की बात की जाए तो कई जगह जो है हमारे किसान भाई आज भी जो है इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो जो है खेतों में जो अवशेष होते हैं उनमें आग लगा देते हैं। आग लगाने से केवल एक आपकी समस्या जो अवशेष हटाने की है वो ही दूर नहीं होती है, इसके अलावा काफ़ी कुछ बड़े बड़े नुकसान भी देखने में आ रहा है। कई जगह जो है आगजनी की घटनाएं हो जाती है, उससे नुकसान हो जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरह से हमारी जो है नासमझी हम इसको कहेंगे, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक है वो कई दिनों से नहीं बल्कि कई सालों से हमारे किसान भाइयों से कह रहे हैं कि जो अवशेष है उनको जलाने के बजाय उनका दूसरा उपयोग किया जा सकता है। तो वो उपयोग क्या हो सकता है, चौरे साहब आप बताएं। हाँ, जैसे किसान भाइयों आप जानते हैं पिछले साल होशंगाबाद में दुर्घटना हुई थी। हमारे कई किसान भाइयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था इसी आगजनी की घटना के दौरान। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पराली को जलाने का कोई स्थायी हल नहीं है, क्योंकि हम देखते थे पुराने समय बैलजोड़ी से काम होता था खेत में। हाँ। फिर 45 HP के ट्रैक्टर से जुताई होती थी। आज के समय में 75 हार्स पावर का ट्रैक्टर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन कड़ी होती जा रही है, क्योंकि हम जो पराली में आग लगाते हैं तो ज़मीन में उपस्थित जो लाभदायक जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो भी नष्ट होते हैं और ज़मीन की सतह भी कड़ी होती जाती है। तो आगे चल के जैसे हम देख रहे हैं आज के समय पंजाब हरियाणा में वहाँ मिट्टी बंजर होती जा रही है। यदि किसान भाइयों को समझने की ज़रूरत है, वो सोचते हैं कि हम रोटावेटर चलाएंगे डीजल का खर्चा आएगा, लेकिन यदि आज के समय में भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा नई दिल्ली ने बायोडिकम्पोजर भी बनाया है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर में भी ये उपलब्ध हो जाता है, इंदौर में भी उपलब्ध है। थोड़े प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे आज के समय कई यंत्र अच्छे आ गए हैं, हैप्पी सीडर है कि आप पराली के बीच में बोनी कर सकते हैं, तो और वही पराली आपका पलवार का काम करती है। तो उसको जलाने के बजाय यदि हम उसको मिट्टी में बना के खाद बनाएं तो मिट्टी की दशा भी सुधरेगी और जो लाभदायक जीवाणु हैं वो भी नष्ट नहीं होंगे। वरना किसान भाई यदि इसी तरह आग लगाते रहे तो वो अपनी मिट्टी को बंजर बना लेंगे, फिर वो खेती करने लायक नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर चौरसिया जी ने बहुत बड़ी बात कही है किसान भाइयों कि यदि हम सजग नहीं हुए या हमने ध्यान नहीं दिया तो एक समय ऐसा आएगा कि यदि हम पराली जो है खेतों में आग लगाएंगे तो खेत हमारे जो है बंजर हो जाएंगे। लेकिन हमें खेतों को बंजर बनाना नहीं है, बल्कि जो है उनको उपजाऊ बनाए रखना है। इस समय यदि हम देसी खाद की बात करें तो क्योंकि पहले के समय में ज़्यादातर किसान भाई जो है साल भर तक जो घर का कूड़ा कचरा या गोबर इकट्ठा रखते थे और वो गर्मी के समय में जो है उसको जो है निकाल कर अपने खेतों में डालते थे। तो इस समय यदि हमारे किसान भाई ये व्यवस्था करें तो कैसे करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो किसान भाइयों को या ग्रामीण जो भी हमारी जनसंख्या के लोग हैं, पशुओं को सड़कों पे छोड़ना बंद करना पड़ेगा। जी। गोबर तो तभी मिल पाएगा जब पशु बंधे रहेंगे एक जगह, वो गोबर देंगे। यदि बाहर सड़क पे घूम रहे हैं तो रोड पे वो गोबर करेंगे, वहाँ से गोबर कलेक्ट करना दिक्कत वाली बात है। यदि पशु को बांध के रखा जाए, उनकी देखभाल की जाए, और अभी इस समय जो संक्रमण का दौर चल रहा है, पशु इस तरह से खुले घूमेंगे तो उनमें रोग बीमारी भी ज़्यादा फैलेगी। सही बात। यदि बांध के रखा जाए और उनको वहाँ पे चारा दिया जाए तो उनसे जो गोबर एकत्र होगा, उस गोबर को यदि हम आज के समय कई इस तरह के जीवाणु आ गए हैं। पुराने समय हम देखते थे कि गोबर की खाद को पकने में 6 महीने से लेकर साल लग जाता था। हाँ। लेकिन आज के समय 15 दिन से लेके 1.5 महीने तक हम उसको पका सकते हैं। ये साधन उपलब्ध हो गए हैं। उससे जीवामृत बना सकते हैं, घन जीवामृत बना सकते हैं, केचुआ खाद बना सकते हैं। तो हर किसान भाई को गौवंश का तो इस्तेमाल करना ही है, क्योंकि एक समय कहा जाता था खेत के जो ऊपर का हिस्सा है वो मनुष्यों के उपयोग का है, नीचे का चारा जानवरों का है। तो प्रकृति का संतुलन बना रहता था। अब किसान भाइयों ने जानवरों को, पशुओं को रोड पे छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसलिए पराली की समस्या आ रही है। यदि उसके पास पशु होंगे तो वो जो खेत का चारा निकल रहा है पशुओं के काम आ जाएगा, पराली जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उससे जो गोबर मिलेगा, आज के समय हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में दूध से ज़्यादा कीमत गोबर की है। दूध से जितना किसान भाइयों को फायदा नहीं हो सकता है, यदि वो गोबर इकट्ठा करें, गोबर की खाद बनाएं और उसको खेत में डालें तो उनकी जो लागत है वो भी कम हो जाएगी और हमारी मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बना रहेगा। बिल्कुल। तो ये बड़ी समझने की बात है किसान भाइयों कि यदि हम दूध से ज़्यादा महत्व गोबर का समझें तो ज़रूर हम पशुपालन की तरफ भी बढ़े, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें जो है अपनी देसी खाद की तरफ लौटना पड़ेगा। खेतों में जो है देसी खाद ज़रूर डालनी है ताकि जो है खेतों की उर्वरा शक्ति है वो जो है बनी रहे। किसान भाइयों, एक बात और आती है, हम कोशिश तो तमाम करते हैं लेकिन कभी कभी जो है हमारी जरा सी जो है गलती जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो जाती है। आज भी हमारे किसान भाई जो है रासायनिक दवाइयों का बेतहाशा प्रयोग करते हैं, जबकि उनको मालूम है कि देसी चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे, देसी खाद का प्रयोग करेंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो कहाँ किन किन जगह पर रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना जायज़ है या ज़रूरी हो जाता है, आप बताएँ। आज के समय हम बात करते हैं संतुलित प्रबंधन की। जी। जैसे
शुरुआत से अभी हमारे पास जैविक साधन नहीं है, हाँ तो सारे किसान एकदम से जैविक के ऊपर नहीं जा सकते। बिल्कुल पहले तो गोबर बनाना पड़ेगा, गोबर से खाद तैयार करना पड़ेगा, उससे कीटनाशक बनाने पड़ेंगे, तब हम जैविक साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अभी जब तक किसान भाइयों के पास उपलब्ध नहीं है तो उनको संतुलित मात्रा में, जैसे आज के समय में क्या होता है, वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि हमें इतने मिलीमीटर दवा इतने पानी में डालना है, जी पर किसान भाई क्या करते हैं, पानी की मात्रा कम कर देते हैं, दवाई की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो उसके सांद्रता बढ़ने के कारण एक बार यदि कीड़े पे वो दवाई डाली जाती है, अगली बार यदि उससे ज़्यादा सांद्रता की नहीं डाली गई तो फिर वो काम नहीं करती। हमने होशंगाबाद ज़िले में देखा है, जैसे बावई हमारा क्षेत्र है, हम कहते हैं 1 एकड़ में 200 लीटर पानी की मात्रा डलनी चाहिए, वो 80 लीटर पानी में मिला के उस दवाई को छिड़क देते हैं। तो जो दवाई 200 लीटर पानी में मिलनी चाहिए थी वो 80 लीटर में मिली, तो उसकी सांद्रता बढ़ गई। अगली बार वो दवाई 2 ml जो डलनी थी वो 2 ml काम नहीं करेगी, फिर वो मात्रा 3 ml 4 ml बढ़ती जाएगी। तो एक्चुअल में हम जो रसायन बाजार से खरीदेंगे, लागत भी तो बढ़ाएगा हमारा। बिल्कुल हमें देखना है खेती में जो भी हम उत्पाद ला रहे हैं, बाजार में बेच रहे हैं, इतनी लागत ना कर लें कि फिर वो खेती हमारी घाटे का सौदा हो जाए। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो होशंगाबाद में बनखेड़ी में स्थित है, पलिया पिपरिया में, वहाँ जैविक खाद बनाने का हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं। तो जो किसान भाई समझना चाहें कैसे गोबर की खाद से हम आधुनिक तरीके से जैविक खाद बना सकते हैं, तो आके वहाँ प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कंपोस्ट वगैरह जो बनाई जाती है या फिर जो केचुआ खाद है, ये भी जो है बहुत आसान है बनाना जी तो इसका हमारे किसान भाई यदि बनाना चाहे तो अपने खेतों में या घर पे बना सकते हैं इसको? हाँ, आसानी से बना सकते हैं। जैसे कृषि विभाग भी इसमें सहायता देता है। तो कंपोस्ट इस समय बनाई जा सकती है? हाँ, इस समय जैसे गोबर अपने पास उपलब्ध है, जी तो हम देखते हैं नॉर्मली गोबर को पकने में 6 महीने से 1 साल लग जाता है। यदि उसी गोबर को हम बाजार में SGP की वर्मी कंपोस्ट बेड भी आ रही हैं, उनमें डाल के पकाए, और लेकिन ध्यान ही रखना, जब केचुए उसमें छोड़े जाते हैं तो कच्चे गोबर में नहीं छोड़े जाते, क्योंकि उसका तापमान ज़्यादा होता है, तो केचुए के मरने की संभावना बढ़ जाती है। 15 दिन पुराना गोबर हो जाए फिर उसमें केचुए छोड़े जाएं, तो वो उसको, तो यदि हम 15 दिन बाद उसको छोड़ते हैं केचुओं को, तो केचुए मरते नहीं है और वो खाद को खा के 2 महीने में खाद तैयार कर देते हैं। तो गोबर की खाद जो 6 महीने में तैयार होती है, तो केचुआ खाद को हम देखें तो 2 से 2.25 महीने में तैयार हो जाती है। इसके लिए उद्यानिकी विभाग भी सब्सिडी दे रहा है किसान भाइयों को। वो चाहें तो ईंट सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाएं या SGP वर्मी बेड बना लें, जो उनको सुविधाजनक हो। तो हर किसान को जैविक खाद की तो बनाना ही पड़ेगा। यदि खेती को उनको लाभ का धंधा बनाना है तो लागत घटानी है, जैविक खाद का तो इस्तेमाल करनी चाहिए। और उसका पूरा प्रशिक्षण हमारे कृषि विज्ञान केंद्र होशंगाबाद में मिलता है, तो वहाँ आके सीख सकते हैं वो। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैविक खाद का यदि आपको प्रशिक्षण लेना है तो डॉक्टर चौरसिया जी ने बताया, तो एक बार आप पुनः अपना पता बता दें ताकि हमारे किसान भाई वहाँ पहुँच सके। हाँ, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र होशंगाबाद जिले में बनखेड़ी तहसील के पास पलिया पिपरिया गाँव है जी, जो गोविंद नगर के नाम से भी कहलाता है। वहाँ भाऊ साहब भुसकुटे हमारा जो केंद्र है, उनके अंतर्गत वो कृषि विज्ञान केंद्र है। वहाँ पे जैविक खाद का सभी प्रकार की खाद बनाई जाती है। तो जो किसान भाई होशंगाबाद के हों, आसपास नरसिंहपुर के हैं, रायसेन के हैं, विदिशा के हैं, वो आके देख सकते हैं। और आज के समय में तो किसान भाई व्हाट्सअप भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ। यदि उनको समस्या आ रही है तो हम लोगों ने एक समूह बना रखा है वहाँ किसानों का, तो वो व्हाट्सअप पे अपनी फ़ोटो भी भेज सकते हैं, हम उनको वीडियो भी भेज सकते हैं जो हमारे यहाँ का कैसे बनाने की विधि। यदि उनको आने में समस्या है तो आज के समय सूचना तकनीकी का प्रयोग करके भी वो सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जो तकनीकी हमारे पास है उस तकनीकी का आप इस्तेमाल करें ताकि जो है आपको जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में काम हो रहा है उन कामों की जानकारी मिल सके। चलते चलते चौरसिया साहब, हमारे किसान भाइयों को संक्षिप्त में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, किसान भाई, ये समय जो किसान भाई खरीफ की प्याज लगाते हैं वो नर्सरी भी लगा सकते हैं इस समय। बिल्कुल। बस खरीफ की प्याज लगाने में ये ध्यान देना है उनको कि ऊंची उठी हुई बेड बनाएं, ताकि यदि अधिक पानी गिरता है तो फसल गले ना। नर्सरी इस समय बना के रखें और जब बारिश का सीजन शुरू हो जुलाई अगस्त में उसका प्रतिरोपण कर लें। तो खरीफ की प्याज जब लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय यदि प्याज आती है तो बाजार में भाव अच्छा मिलता है। हाँ। तो यदि उस समय प्याज वो उगाएंगे तो उनको मार्केट का भाव अच्छा मिलेगा। और अभी हम देखते हैं जो गर्मी के मौसम में प्याज आती है उस समय बाजार में रेट कम हो जाता है, तो किसान भाइयों को उसका भाव नहीं मिल पाता। तो कुछ किसान भाइयों को प्याज भी लगाना चाहिए। और कुछ किसान, हम देखते हैं एक बार प्याज का रेट बढ़ता है तो ज़्यादातर किसान लगा लेते हैं। कुछ किसानों को प्याज के अलावा लहसुन भी लगाना चाहिए, ताकि हम संतुलित यदि अपनी फसल लगाएंगे तो हम ज़्यादा फायदा ले पाएंगे। बिल्कुल। तो एक तरह से किसान भाइयों, जो बैलेंस हमें बनाकर रखना है फसलों का, वो जो है रखें ताकि जो है ज़्यादा फसल, एक ही फसल जो है बहुतायत में ना आए। डॉक्टर लवेश कुमार चौरसिया जी, आप यहाँ पर आए, इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
और किसान भाइयों, आज की बातचीत में आपने देखा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा है जैविक उत्पादों का प्रयोग करें ताकि हमारी लागत कम होगी और उत्पादन हमें भरपूर मिलेगा। इसके साथ ही साथ इस समय आप जो है प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं ताकि जो है जुलाई के महीने में आप उसका रोपण आसानी से कर सको या उसके पहले भी आप जो है अपने खेतों में रोप सकते हो। आज के अंक में इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें आज्ञा। नमस्कार।